वेलकम बैक टू माय चैनल दी एक्सप्लोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में ना हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी थ्योरी डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी की, विच इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये जो थ्योरी है ये मोटिवेशन की थ्योरी है साइकोलॉजी में, बट ये बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि अगर आप +1 में हो, +2 में हो या फिर उसके आगे अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हो जिसमें आपने साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट चूज किया है, तो वहाँ पे भी आपको मैस्लो की थ्योरी तो हर बार फ्रीक्वेंटली पढ़ने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये बहुत ही ईजी है, तो चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को देखना जिससे कि आपको ये थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। तो बच्चा सबसे पहले समझते हैं कि थ्योरी दी किसने थी। तो ये जो थ्योरी है ये अब्राहम मैस्लो ने दी थी। अगर आपको याद हो तो हमने ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था। तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी के जो फाउंडर हैं या जिसने दिया था ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, वो अब्राहम मैस्लो ने ही दिया था और इन्होंने ही ये थ्योरी दी थी जिसको बोला जाता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इन्हीं के नाम पे इस थ्योरी का नाम दिया गया है। सो अब्राहम मैस्लो वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स इन 1943 इन अ पेपर टाइटल्ड अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसमें यह बताया हुआ है कि जो अब्राहम मैस्लो है इन्होंने 1943 में सबसे पहली बार इस थ्योरी की बात की थी इस पेपर में, जिस पेपर का नाम था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और इनकी जो थ्योरी है वो फुली एक्सप्रेस्ड कब हुई थी? इन 1954 इन अ बुक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो जो इनकी बुक थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, उसमें इन्होंने खुल के अपनी थ्योरी की बात की थी। लेकिन ये इतना कुछ आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो इंट्रोडक्शन ऐसे दे दिया है। लेकिन आप बस इतना समझो कि ये थ्योरी का नाम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है और इसको दिया किसने था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। बस दैट्स इट। तो सबसे पहले मैं आपको इस थ्योरी का मेन आइडिया बताती हूँ। तो बच्चों, जो अब्राहम मैस्लो थे ना, उन्होंने 5 तरह की नीड्स की बात की थी। नीड्स एक तरह से क्या होती है? हमारी डिजायर्स या फिर हमारी जरूरतें जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, जिसको पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, अराउज्ड रहते हैं। तो मैस्लो ने बताया कि हर एक इंसान में ना 5 तरह की नीड्स होती है जिसको वो पूरा करना चाहता है, और उसने उन 5 तरह की नीड्स को एक हायरार्की में अरेंज कर दिया। हायरार्की यानी कि एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यानी कि मैस्लो ने बताया कि हर एक इंसान में 5 तरह की नीड्स होती है और पहले इंसान अपनी सबसे बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहता है, पहली नीड्स को, फिर वो पूरी हो जाए तो फिर वो दूसरी नीड की तरफ बढ़ता है, उसको पूरा करना चाहता है, फिर ये पूरी हो जाए तो ऐसे ही तीसरे की तरफ, ऐसे ही फोर्थ और ऐसे ही फिफ्थ। तो ऐसे करके एक इंसान अपनी 5 नीड्स पूरा करना चाहता है और वो धीरे धीरे करके नीचे से लेके ऊपर तक मूव करता है। तो ये थ्योरी का मेन आइडिया है। इस थ्योरी में हमने यही पढ़ना है कि वो कौन सी 5 नीड्स हैं जिसके बारे में मैस्लो ने बात करी और कैसे एक इंसान नीचे से शुरू करता है और ऊपर तक वो अपनी नीड्स को पूरा करता है। सो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज ऑफन पोर्ट्रेड इन द शेप ऑफ पिरामिड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिरामिड की शेप में एक ट्रायंगुलर पिरामिड आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो उसने पिरामिड की शेप में अपनी 5 नीड्स की बात जो इसने की है उसको अरेंज किया है नीड्स को विद द फंडामेंटल एंड बेसिक नीड्स एट द बॉटम। और सबसे बॉटम पे सबसे नीचे उसने बहुत ही बेसिक और प्राइमरी नीड्स को रखा जो इंसान सबसे पहले पूरी करना चाहता है अपनी, एंड नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है टॉप। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसी भारी नीड्स को उसने सबसे टॉप पे रखा, जिसको पूरा करने के लिए इंसान बहुत बाद में सोचता है जब उसकी बाकी सारी नीड्स पूरी हो जाए। तो अब हम समझते हैं वो 5 तरह की नीड्स जिसके बारे में मैस्लो ने बात की। तो बच्चों, सबसे पहले मैस्लो ने फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करी। अगर हम मैस्लो की हायरार्की में भी देखें तो सबसे नीचे क्या आती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है। यानी कि मैस्लो ने बताया कि एक इंसान सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के बारे में सोचता है और फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के बाद ही वो अपनी किसी और ज़रूरत या किसी और रिक्वायरमेंट के बारे में सोचेगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं हमारी बेसिक नीड्स। और हमारी बेसिक नीड्स क्या होती है बच्चे? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, है ना। हमारी बेसिक नीड्स यही होती हैं, तो इन्हीं को फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। So these are the most basic and primary needs of an individual that are important for survival. If these requirements are not met, the human body cannot function effectively. Examples: food, clothing, shelter, sex, sleep, etc. तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समझाने वाली बात है, क्योंकि मैस्लो ने बहुत ही सिंपल सी बात बोली है यहाँ पे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स एक इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, प्राइमरी नीड्स होती है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सेक्स, स्लीप, एक्सेट्रा, जिसको पूरा करने के लिए इंसान सबसे पहले सोचता है। सही बात है। अब सबसे पहले इंसान ये तो नहीं सोचेगा कि भाई
मेरे पास पैसा हो, मेरे पास स्टेटस हो, मेरे पास प्यार हो, हाँ वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा, लेकिन सबसे पहले लेवल पे तो वो यही सोचेगा ना कि रहने के लिए घर हो, खाने के लिए खाना हो, पहनने के लिए कपड़े हो, ठीक है, ये उसकी बेसिक नीड्स होती है। तो मैस्लो ने यही बोला कि सबसे पहले एक इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है, क्योंकि वो उसकी बेसिक नीड्स होती है, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और एक बार जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाए तो फिर इंसान अपनी दूसरी नीड्स की तरफ बढ़ता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के बाद एक इंसान अपनी सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचता है। अगर आप मैस्लो की हायरार्की में देखोगे बच्चे, तो जो दूसरा लेवल है वो सेफ्टी नीड्स का है। यानी कि मैस्लो ने ये बोला कि जब एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स, अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इन सबको पूरा कर लेता है तो फिर वो सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ता है। सेफ्टी नीड्स क्या होती हैं? With the physical needs satisfied, the individual gives consideration to its safety and security needs such as personal security, steady employment, insurance policies, etc. तो मैस्लो ये बोलते हैं कि जब एक इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो एक इंसान अपनी सेफ्टी, अपने फैमिली की सेफ्टी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। अब वो कैसे कर सकता है अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी? कि भाई वो सोचता है कि भाई मैं सेफ जगह घर लूँ, है ना, मैं एक अच्छी जगह, सेफ जगह घर बनाऊँ, किसी एक अच्छी सेफ कॉलोनी में या सोसाइटी में जहाँ पे गार्ड्स हो, चौकीदारी करे, ठीक है, कोई भी खतरे का, चोरी चकारी का डर ना हो। फिर वो एक इंसान अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में भी सोचेगा कि भाई मेरे पास एक अच्छी खासी स्टेडी एम्प्लॉयमेंट हो, एक अच्छी खासी जॉब हो या बिजनेस हो जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं और मेरी वो जो जॉब है, बिजनेस है, वो बीच में रुके ना। तो एक इंसान अपनी पर्सनल सिक्योरिटी सोचेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सोचेगा, और इसीलिए इंसान अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज भी लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, लाइफ इंश्योरेंस लेता है, ठीक है। तो जब एक इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो एक इंसान अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ बढ़ता है और वो इन फॉर्म्स में अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को सोचता है। तो ऐसा मैस्लो ने बोला। फिर हम चलते हैं अपने थर्ड लेवल की तरफ। मैस्लो की हायरार्की का जो थर्ड लेवल आता है वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस। मैस्लो क्या कहते हैं कि जब एक इंसान के बाकी दो लेवल्स शुरू के पूरे हो जाए, कि भाई अब इंसान ने अपनी बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी कर लिया, कि उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान सब है, उसके बाद जो उसकी सेफ्टी नीड्स है उसने वो पूरी कर लिया है, कि एक इंसान के पास अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, उसकी फैमिली सेफ और सिक्योर जगह रह रही है। तो जब उसकी ये दोनों नीड्स पूरी हो जाती है तो मैस्लो कहते हैं कि इंसान अपनी तीसरी नीड्स की तरफ बढ़ता है, जो कि है लव एंड बिलोंगिंगनेस। यानी कि अब इंसान रिश्ते बनाना चाहता है, रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है, प्यार करना चाहता है और प्यार लेना चाहता है। तो इंसान ये करना चाहता है, ऐसा मैस्लो बोलता है। सो लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड्स क्या कहती हैं कि आफ्टर द फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आर फुलफिल्ड, द थर्ड लेयर ऑफ नीड्स आर लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। ह्यूमंस नीड टू लव एंड टू बी लव्ड एंड टू फील सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस, thus they form various relationships such as relationship with family, friends, relatives, colleagues, beloved one, etc. तो मैस्लो ये कहते हैं कि इंसान के अंदर ना अब एक डिजायर भी होती है कि भाई वो लोगों से प्यार करे और लोग उससे प्यार करें। एक इंसान को पसंद होता है, उसके अंदर एक डिजायर होती है कि भाई हमसे भी कोई प्यार करे और कोई रिस्पेक्ट करे और फिर उसके बाद कोई हमें एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो इसीलिए हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाता है, रिश्ते बनाता है। अब कोई भी इंसान एक आइसोलेशन में या अकेलेपने में नहीं रह सकता, उसे फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, रिलेटिव्स चाहिए, सब लोग चाहिए। तो मैस्लो यही बोलता है कि जब एक इंसान की शुरू के दो लेवल्स पूरे हो जाते हैं तो वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स फॉर्म करता है। फैमिली के साथ हो सकता है, वो फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, रिलेटिव्स के साथ, या वर्क प्लेस पे कलीग्स के साथ, या फिर वो रोमांटिक और इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी फॉर्म करता है बिलव्ड वन के साथ। ठीक है, तो मैस्लो ने ये बोला। लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड को पूरा करने के बाद एक इंडिविजुअल अपनी एस्टीम नीड्स की तरफ बढ़ता है। एस्टीम नीड्स ना बच्चे सेकंड लास्ट लेवल है मैस्लो की हायरार्की में। अब एस्टीम नीड्स क्या होती हैं? All humans have a need to be respected and to have self-esteem and self-respect. Esteem needs represents the human desire to be accepted, valued by others. Examples of esteem needs are need for status, recognition, fame and prestige. तो मैस्लो ये बोलते हैं कि भाई अब इंसान के जो बाकी तीन लेवल्स है वो पूरे हो चुके हैं, तो फिर अब जो सेकंड लास्ट लेवल आता है वो एस्टीम नीड्स का आता है। एस्टीम नीड्स क्या होती हैं बच्चे? एस्टीम नीड्स होती हैं एक तरह से नीड फॉर स्टेटस, नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड नीड फॉर फेम एंड प्रेस्टीज। कि अब एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि मेरे पास अब सब कुछ है, लेकिन अब मेरे को पावर चाहिए, अब मेरे को एक स्टेटस चाहिए सोसाइटी में, मेरे को रिकॉग्निशन चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि लोग मेरे को जाने, लोग मेरे को पहचाने, मेरा एक फेम हो, मेरा एक सोशल प्रेस्टीज हो सोसाइटी में। तो एक इंडिविजुअल की अब ये वाली नीड्स अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं एस्टीम नीड्स। तो फाइनली मैस्लो की हायरार्की में जो लास्ट लेवल आता है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो
तो मैस्लो कहते हैं कि जब एक इंडिविजुअल की चारों नीड्स शुरुआत की पूरी हो जाए तो इंडिविजुअल, एक इंसान, अपने लास्ट नीड की तरफ बढ़ता है जो कि है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो ने ये बोला कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए एक इंडिविजुअल पहले अपनी बाकी सारी नीड्स को पूरा करता है जो हमने अभी तक पढ़ी। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता क्या है? दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, and when all the needs of an individual are satisfied, the individual strives for the need of self actualization. तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। It is the need for reaching the full and highest potential. Maslow describes this need as the desire of becoming everything that one is capable of becoming. What a man can be, he must be. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है बच्चे? कि जब एक इंसान अपने फुल पोटेंशियल को, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करे, पहचाने और अचीव करे, तो दैट मीन्स कि वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच चुका है। यानी कि मैस्लो ने ये बताया कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर ना कोई पोटेंशियल होता है, कोई कैलिबर होता है या कोई कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। और अगर वो इंडिविजुअल अपने उस पोटेंशियल को, अपने उस कैपेसिटी और कैलिबर को रियलाइज कर लेता है और उसको अचीव करता है, तो दैट मीन्स कि वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच चुका है और उसने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड पूरी कर ली है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज एक इंसान के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर पोटेंशियल है, कैलिबर है कि वो यूपीएससी क्रैक कर सकता है। तो अगर वो इंसान अपने उस पोटेंशियल को और उस कैलिबर को रियलाइज कर लेता है, पहचान लेता है और वो उस चीज को अचीव करता है, वो यूपीएससी के पेपर को क्रैक करता है, तो दैट मीन्स कि वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच चुका है। और मैस्लो ने ना ये भी बोला कि कोई इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक तभी पहुंचेगा जब वो अपनी बाकी सारी नीड्स को पूरा कर लेगा। यानी कि जब तक इंडिविजुअल या कोई इंसान अपनी प्रीवियस नीड्स को पूरा नहीं कर लेता, अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स, अपनी सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, ये सारी नीड्स को जब तक वो पूरी नहीं कर लेता, तब तक कोई इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच सकता। तो उसके बाद बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल आते हैं कि मैस्लो ने ये बताया कि जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं, यानी कि जो लोग अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाते हैं, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को, अपने फुल पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को, अपने कैलिबर को रियलाइज कर लेते हैं और जो भी उन्हें लाइफ में करना होता है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो कर चुके होते हैं और उनकी बाकी सारी नीड्स भी फुलफिल हो जाती है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल होते हैं। तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और क्या फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहला दे आर सेल्फ अवेयर एंड सेल्फ एक्सेप्टिंग, कि वो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो उसको ठीक करते हैं। सेल्फ एक्सेप्टिंग होते हैं, अपने आप को, दूसरों को खुल के एक्सेप्ट करते हैं, फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करते हैं और जो अच्छी चीजें होते हैं, अच्छे पॉइंट्स होते हैं, उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है दे आर ओपन एंड स्पॉन्टेनियस, कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल बहुत ही ओपन और स्पॉन्टेनियस होते हैं, बिल्कुल नेचुरल होते हैं, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होती ना बिहेवियर में और ना ही थॉट्स में। फिर तीसरा पॉइंट है दे आर प्रॉब्लम सेंटर्ड रेदर देन सेल्फ सेंटर्ड, कि वो ये नहीं सिर्फ मैं ऐसे करते रहते हैं, नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं ना कि अपने ऊपर, यानी कि अपने आप को इंपॉर्टेंस कम देते हैं, दूसरों को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, ना कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है दे आर ऑलवेज ओपन टू एक्सपीरियंसेस, वो हमेशा ओपन होते हैं टू न्यू एडवेंचर्स, टू न्यू एक्सपीरियंसेस, लाइफ में नए रिस्क लेने के लिए वो हमेशा खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं। दे आर नॉट पैरालाइज्ड बाय ओपिनियन ऑफ अदर्स, वो दूसरों के ओपिनियंस से अपनी लाइफ को नहीं डिसाइड करते या फिर अपने डिसीजंस और अपने चॉइसेस को दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होने देते, ठीक है। उनका खुद का ओपिनियन होता है, खुद की एक डायरेक्शन होती है और वो उसी में चलते हैं। दे हैव ऑटोनॉमी एंड आर इंडिपेंडेंट, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं और ऑटोनॉमस होते हैं, वो ऐसे नहीं है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट या रिलायंट होते हैं, हर चीज़ के लिए वो अपने लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। दे हैव प्रोफाउंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, और उनके पास जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं लेकिन बहुत ही डीप और रियल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन जितने भी हैं वो अच्छे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी प्रोफाउंड और डीप रिलेशनशिप्स होती है उनकी लोगों के साथ, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो बच्चे हर एक थ्योरी के अगर अच्छे पॉइंट्स होते हैं तो उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, तो उसी तरह जो मैस्लो की थ्योरी है उसको भी क्रिटिसाइज किया गया रीजंस की वजह से, भी मैं वो डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ इस थ्योरी का कि इसमें जो अब्राहम मैस्लो थे उन्होंने इस थ्योरी की बात की थी। उन्होंने बताया था कि हर एक इंसान में 5 तरह की नीड्स होती हैं और एक इंसान उन 5 तरह की नीड्स को पूरा करता जाता है नीचे से लेके ऊपर तक, कि वो सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करता है, फिर उसके ऊपर दूसरी वाले लेवल पे जाता है, फिर ऐसे तीसरे पे जाता है, ऐसे करके वो अपने 5 नीड्स को पूरी करता है। वो 5 नीड्स कौन
सी है मैं अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। और लास्ट में हमने ये देखा कि कैसे जो एक इंसान है वो जब उसकी चारों नीड्स पूरी हो जाए तो अपनी लास्ट और फिफ्थ नीड की तरफ पहुंचता है, जो कि है उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे वो अपनी सारी क्षमता को, अपने पूरे कैलिबर को रियलाइज करता है और अपनी लाइफ में जो उसे अचीव करना है वो उसको अचीव करता है, ठीक है। और फिर जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल की, हमने वो डिस्कस किया। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, कि मैस्लो की थ्योरी को क्यों क्रिटिसाइज किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैस्लोज थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी ऑन द बेसिस ऑफ फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअलिस्टिक नीड्स रादर देन कलेक्टिविस्टिक। कि मैस्लो की थ्योरी को इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि मैस्लो ने ज़्यादा फोकस और ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंडिविजुअलिस्टिक नीड्स को दी, ना कि कलेक्टिविस्टिक नीड्स। यानी कि मैस्लो ने कहीं भी अपनी थ्योरी में सोसाइटी की बात नहीं करी, उसने पूरी थ्योरी में सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करी, सिर्फ सेल्फ की बात करी, कि सेल्फ एस्टीम होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, एक इंडिविजुअल होता है, उसकी नीड्स होती है, वो ऐसे करके अपनी नीड्स को पूरा करता है, ठीक है। तो उसने सिर्फ अपने थ्योरी में एक सेल्फ को इंपॉर्टेंस दिया है, एक इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दिया है, ना कि कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी को इंपॉर्टेंस दिया है। तो इसीलिए इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, कि मैस्लोज एम्फेसिस ऑन एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी लेड टू अ हाईली पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स which is non-rational and too good to be true। कि मैस्लो की थ्योरी को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया कि उसने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखाई एक ह्यूमन बीइंग की। उसने एक इंसान की बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पिक्चर दिखाई है, ठीक है। कि मतलब उसने बताया कि एक इंडिविजुअल के अंदर क्षमता होती है, एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकता है, वो अपनी सारी नीड्स पूरी कर सकता है और उसको जो बनना है, जो करना है, वो चीज़ वो कर सकता है। तो उसने बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव सी पिक्चर दिखाई है, व्यू दिखाया है एक इंडिविजुअल का, एक इंसान का। तो इसीलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया कि एक्चुअली में एक इंसान के अंदर इतनी पॉजिटिव क्वालिटीज नहीं होती, एक इंसान इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करने वालों ने ये बोला और इसीलिए इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया कि उसने एक ऐसी पिक्चर दिखाई है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है दिखाने के लिए, विच इज टू गुड टू बी ट्रू। तो बच्चों ये थी हमारी मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से ज़रूर वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप मेरे को ज़रूर बता सकते हैं। एंड इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कॉमेंट एंड शेयर।